हेलो बच्चों। आज हम ऑप्टिक्स सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों स्फेरिकल मिरर। इससे पहले बच्चों हम प्लेन मिरर पर डिटेल में एनालाइज कर चुके हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है और बहुत ही डेप्थ में हम बात कर चुके हैं क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे इमेज बनती है। और अगर हम बात करें बच्चों स्फेरिकल मिरर की तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है। जैसे कि बच्चों आपको पता है प्लेन मिरर के लिए बिल्कुल देसी भाषा में मैं आपको बताऊं कि एक प्लेन शीट होती है, ट्रांसपेरेंट शीट, उसको किसी भी एक तरफ से हाईली पॉलिश्ड कर दो बच्चों, तो एक सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है बच्चों, इसी को बोल देते हैं हम प्लेन मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में भी बच्चों क्या होता है, स्फेरिकल मिरर में एक हॉलो स्फेयर है, एक ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फेयर है। इस तरीके से मान लीजिए एक हॉलो स्फेयर है ट्रांसपेरेंट लाइक दिस, इस तरीके से बच्चों। अब बच्चों यहां पर पॉलिश करने के दो तरीके होंगे, या तो हम इसको बाहर से पॉलिश करेंगे या फिर हम इसको अंदर से पॉलिश करेंगे। तो इसी के बेसिस पर बच्चों दो तरीके के मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कौन सा बोला मैंने, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। आज हम बिल्कुल बेसिक बातें करने जा रहे हैं इन दोनों मिरर्स पर, इनसे जुड़ी टर्मिनोलॉजीज हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, रे डायग्राम वगैरह भी हम देखेंगे। अब मान लो बच्चों ये एक ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फेयर है, ध्यान रखना इट इज अ स्फेयर जिसका कोई ना कोई सेंटर होगा लेट से ओ, और इसका रेडियस भी होगा बच्चों लेट से आर। क्लियर है। मान लो हमने इसको बाहर से इस तरीके से पॉलिश्ड कर दिया तो अंदर की सरफेस क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्टिंग। तो इसको अगर मैं बच्चों दिखाऊं आपको तो इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखेगा आपको, लेकिन हकीकत में ये कुछ इस तरीके से होगा बच्चों। हकीकत में दिखाऊं तो बच्चों इस तरीके से होगा लाइक दिस, क्योंकि कट किया हुआ है हमने, यहां से इतना पोर्शन मान लो कट कर दिया तो इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर। जब ये वाली अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और बाहर की सरफेस पॉलिश कर दी जाए तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर। और वहीं अगर मान लो बच्चों अंदर की सरफेस में पॉलिश कर दूं इस तरीके से, मतलब कि इस तरीके का मिरर आपको मिले, इस तरीके का बच्चों, मतलब कि बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और बल्जिंग सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और अंदर की सरफेस हाईली पॉलिश्ड कर दें, तो इसको बोलते हैं बच्चों कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्स मिरर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। तो ये दोनों के दोनों जो मिरर है, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। बात समझ में आई, इट इज अ पार्ट ऑफ hollow transparent sphere in which one of its surface is polished। कोई भी एक सरफेस, चाहे बाहर की सरफेस पॉलिश होगी या फिर अंदर की सरफेस पॉलिश होगी। इनके बेसिस पर दो तरीके के मिरर होते हैं बच्चों, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में अंदर की सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग होती है, वाइल कन्वेक्स मिरर में बाहर की सरफेस जो है बच्चों रिफ्लेक्टिंग होती है। और इनकी प्रॉपर्टीज को ही हम एनालाइज करने वाले हैं पूरे स्फेरिकल मिरर्स में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम, कोई डाउट नहीं है ना। इसके बाद बच्चों इससे जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देखते हैं, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, ये सारी चीजें हम देखेंगे बच्चों, दोनों के लिए कॉमन होती हैं। तो मैं एक के लिए आपको बताता हूं। जैसे मान लो मैं एक कनकेव मिरर बनाता हूं यहां पर इस तरीके से, मान लीजिए मैंने एक कनकेव मिरर बनाया लाइक दिस। अब मान लो बच्चे जो कनकेव मिरर है, तो सबसे पहले देखो ये जो कनकेव मिरर है इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, स्फीयर। इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। तो इमेजिनरी ऐसे मैं इसको कंप्लीट करता हूं लाइक दिस। अब इस कनकेव मिरर का सेंटर डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच इट इज ऑफ दैट पार्ट। जिसका ये पार्ट है ना, जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसी का सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी का सेंटर बच्चों क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है एकदम, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वही चीज है बच्चों, वही सेम चीज है जो रेडियस हॉलो स्फीयर का था, जिसका वो पार्ट है,
जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वही रेडियस होता है इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। क्या आपको दूसरी टर्म भी क्लियर हो गई? उसके बाद बच्चों होता है रेडियस ऑफ अपर्चर। तो ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ अपर्चर में होता है अंतर। रेडियस ऑफ अपर्चर, अपर्चर क्या चीज होती है बच्चों? ये चीज जितना पोर्शन कट किया है। अब इसको अगर मैं हकीकत में दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, ये तो आपको मालूम ही है। इस तरीके से ये जो कट किया है बच्चों, यहां पर भी एक सर्कल ही है बच्चों, ये क्लियर है? तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा और इसको बोलते हैं बच्चों रेडियस ऑफ अपर्चर। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर, ऑब्वियसली विच इज लेस देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ अपर्चर और रेडियस ऑफ कर्वेचर कब बराबर होगा? जब एग्जैक्टली बीच में से मैं कट करूंगा, जब एग्जैक्टली ऐसे बीच में से कट करूंगा तब जाकर के रेडियस ऑफ अपर्चर और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो 3 पॉइंट मैंने एक झटके में बता दिए आपको। कौन कौन सा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, और तीसरा बच्चों रेडियस ऑफ अपर्चर या फिर अपर्चर। ये एक्सट्रीम एंड की दूरी कहलाती है बच्चों अपर्चर। इतना बड़ा है इसका अपर्चर, दिस इज द अपर्चर। समझ में आ गया? क्लियर है? इसके बाद बच्चों एक डिफाइन होती है, उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम पोल। अब पोल के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं बच्चों के दिमाग में। इवन बुक्स में भी ये लिखा हुआ होता है मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। नहीं, गलत जवाब है, ऐसा कुछ नहीं है। पोल बच्चों मिरर पर एक पॉइंट है जो कि हम डिफाइन करते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से डिफाइन करते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए डिफाइन करते हैं। क्लियर है एकदम? तो पोल वह पॉइंट होता है मिरर पर विच इज डिसाइडेड बाय अस, जो कि हम डिसाइड करते हैं फॉर सिंपल कैलकुलेशंस। क्लियर है एकदम? मतलब क्योंकि सारी कैलकुलेशंस, जितनी भी कैलकुलेशन होंगी बच्चों वो पोल से होती हैं। क्योंकि आपको पता ही, जैसे हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ है बच्चों 11th क्लास में, ओरिजिन अपना स्टैंडर्ड पॉइंट होता है, वहां से सारी कैलकुलेशन होती है। तो ऑप्टिक्स में जो कैलकुलेशन होती है बच्चों वो होती है पोल से। कहां से होती है? पोल से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर होगा तो वो पोल से मेजर होगा। इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हर एक चीज बच्चों पोल से नापी जाती है। क्लियर है एकदम? तो पोल वह पॉइंट होता है बच्चों मिरर पर जो कि हम लोग डिसाइड करते हैं टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी। मान लीजिए आपने अभी तो रटी हुई डेफिनेशन के हिसाब से पोल ये बोल दिया मिड पॉइंट। मान लो मैं क्वेश्चंस में ऐसे मिरर को कट करूंगा तो ऐसा थोड़ी है पोल यहां चला जाएगा। नहीं, मैं तो पोल यहीं पे ही मान के कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि यहां पे पोल मान लूंगा तो मेरे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी अजीब हो जाएंगी। क्लियरिटी एकदम? तो पोल क्या है बच्चों? आई होप आपको पोल समझ में आया होगा। पोल क्या चीज होती है बच्चों? पोल वह पॉइंट होता है मिरर पर, स्फेरिकल मिरर पर, जो कि हम लोग डिसाइड करते हैं टू मेक अवर कैलकुलेशन इजी। समझ में आ गया? जनरली हम बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट हम मार्क करते हैं जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने होता है। उसके बाद बच्चों एक लाइन, एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों हम उसको? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज है बच्चों? द लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड द पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड द पोल इज नोन एज व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या सारी टर्म्स एकदम क्लियर है? अब बचा आखिरी का फोकस। मैंने उसको आखिरी में क्यों बोला कि लास्ट में ही क्यों डिफाइन किया फोकस को? क्योंकि फोकस में भी बड़े मिसकंसेप्शंस हैं बच्चों। फोकस में भी बड़े मिसकंसेप्शंस हैं बच्चों के, मतलब क्लियरिटी नहीं है कि फोकस क्या चीज होती है। इसको जरा हम डिटेल में समझते हैं, थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझेंगे। फोकस अगर हम बात करें बच्चों, फोकस की अगर हम बात करें तो जो आपने 10th क्लास में रटी हुई डेफिनेशंस होती हैं तो वो क्या होती हैं? जब भी स्फेरिकल मिरर पर लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जहां से पास होंगी या अपीयर्स टू मीट होंगी, दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट? फोकस। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने पढ़ा हुआ है फोकस के बारे में कि लाइट रे जो है पैरेलली जब इंसिडेंट होती हैं स्फेरिकल मिरर पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जहां से पास होती हैं या अपीयर्स टू मीट होती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस। और पोल से उस पॉइंट की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ बराबर r/2 होता है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन जरा थोड़ा सा बच्चों इसको एनालाइज करते हैं कि क्या चीज है। चलो चलते हैं। मान लेते हैं मैं एक कनकेव मिरर बनाता हूं इस तरीके से, बहुत बढ़िया।
यहाँ पर अपना मैं पोल ले लेता हूँ और ये बच्चों अपनी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। लेट्स से कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं सेंटर मार्क कर लेता हूँ बच्चों। लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, ये सेंटर मार्क कर लिया, तो ये क्या हो गया बच्चों, रेडियस। क्लियरिटी है। अब एक पॉइंट को मान लो मैं एक लाइट को इंसिडेंट कराता हूँ, सबसे पहले मैं नॉर्मल बनाता हूँ क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो लगेंगे ही लगेंगे, यहाँ पर भी हर जगह लगते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लीजिए एक लाइट को मैंने ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थीटा एंगल पर इंसिडेंट कराया, तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये थीटा एंगल से ही ऐसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, फोकस, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, r/2। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, r/2 अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। अब जरा थोड़ी सी बच्चों कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। अच्छा, let's say this point is A, this point is let's say C। अब अगर आप वो ध्यान से देखोगे, अगर ये एंगल थीटा है ये वाला, सो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों, थीटा होगा ये एंगल। कैसे, ऑल्टरनेट एंगल, ये आप देख पा रहे होंगे। अब जब ये दोनों एंगल थीटा थीटा है तो बच्चों इस ट्राइंगल में देखो AC will be equals to, this point is C, so this point is let's say this point is B, so AC will be equals to AB for sure। इस ट्राइंगल में AC will be equals to what, AB। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब मान लो मैं यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो एग्जैक्टली ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। let's say this point is K, so KC will be equals to KB for sure। ये सब आपको पता होगा, ट्राइंगल प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं और मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करता है सामने वाली साइड को। क्लियरिटी है एकदम, कोई डाउट नहीं है। अब अगर आप बच्चों बहुत ध्यान से देखोगे तो ये लेंथ क्या होगी बच्चों, R। फॉर श्योर ये लेंथ R है, आपको पता ही, रेडियस ही है, ये सब रेडियस ही होता है। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी रेडियस कहलाती है। ये R है बच्चों, तो फॉर श्योर ये क्या हो जाएगा, R/2, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ये R/2। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये AC डिस्टेंस निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है। तो इस ट्राइंगल को गौर फरमाओ, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। हाइपोटेन्यूज निकालनी है, बेस पता है तो आपको पता ही है cos थीटा क्या होता है, बच्चों, बेस विच इज R/2 अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इज AC। सो यहाँ से AC क्या आ जाएगा बच्चों, R/2 cos थीटा। क्लियर है। AC कितना आ गया, R/2 cos थीटा। अब मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए बच्चों AP, जिसे आप फोकल लेंथ बोलते हो। तो ये पूरा डिस्टेंस है R/2, ये है R/2 cos थीटा बच्चों। तो बचा हुआ डिस्टेंस ये कितना होगा बच्चों, R/2 माइनस R/2 cos थीटा। ये कितना आ गया बच्चों, R माइनस R/2 cos थीटा, ये पूरा R है, R माइनस R/2 cos थीटा। तो बच्चों कितना बचा, R1 माइनस 1/2 cos थीटा, ये आ गया बच्चों। अब पॉइंट ये है मेरा पॉइंट ये है कि ये डिस्टेंस तो R/2 आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। अब या तो ये फोकस नहीं है, या जो आप फोकल लेंथ की डेफिनेशन पढ़ के आए हो वो गलत है। तो जरा वीडियो पॉज करके सोचो कि क्या चीज है। अब मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में बच्चों हम पढ़ते हैं पैराएक्सियल रेस। कौन सी रेस की स्टडी करते हैं, पैराएक्सियल रेस। पैराएक्सियल रेस कौन सी होती है बच्चों, और ध्यान रखना थ्रू आउट ऑप्टिक्स हम पैराएक्सियल रेस की ही स्टडी करते हैं। दो तरीके की रेस होती हैं बच्चों, पैराएक्सियल रेस और मार्जिनल रेस। पैराएक्सियल रेज वो रेज होती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होकर के गुजरती हैं। दैट मींस ऑल द एंगल मेड बाय देम इज वेरी वेरी स्मॉल। ये सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं बच्चों। क्लियरिटी इधर। और अगर एंगल वेरी स्मॉल होते हैं तो आपको पता है साइन थीटा एंड टेन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा, व्हाइल कॉस थीटा इज नियरली इक्वल्स टू 1। दैट मींस यहां पर अगर मैं बात करूं फॉर पैराएक्सियल रेस as theta is very small, so cos theta is nearly equals to 1। अब यहां पे 1 डालो तो आंसर बच्चों आएगा R/2, yes, which is the focal length। अब डेफिनेशन क्या है फोकस की, ये सुनो। क्या जितनी भी रेज पैरेलल गिरती हैं स्फेरिकल मिरर पर वो सारी की सारी फोकस से पास होती हैं? नहीं, ध्यान रखना।
ध्यान रखना, दैट्स द जनरल कैलकुलेशन, दैट्स द जनरल कैलकुलेशन बच्चों। एपी की वैल्यू है एपी, यहां पर क्या ए इज द फोकस? नो नो, हियर ए इज नॉट फोकस। क्लियर है? अगर मैं बोलूं पैराक्सियल रे है, थीटा वेरी स्मॉल है, तब मैं बोलूंगा ए इज द फोकस एंड एपी इज नोन एज फोकल लेंथ एंड विच कम्स आउट टू बी r/2 एंड इट इज फिक्स। Focal length of any of the spherical mirror is fixed, which is half of the radius of curvature. That's for sure. F is r/2, that is fixed. That's the general calculation. बात समझ में आ रही? क्योंकि हर रे जो कि पैरेलल गिरेगी स्फेरिकल मिरर पर, वो जरूरी नहीं है फोकस से पास हो, वो जरूरी नहीं है, वो कहीं से भी पास हो सकती है। लेकिन हर वो रे जो कि पैरेलल एक्सियल होगी और पैरेलल गिरेगी स्फेरिकल मिरर पर, वो 100% फोकस से पास होगी, 100% फोकस से पास होगी और पोल से उसकी दूरी फोकल लेंथ कहलाएगी और वो हमेशा बच्चों r/2 होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? So that's the general calculation and that's the definition of focus and focal length. I hope आपको focus और focal length क्लियरली पता चल गया होगा। ध्यान रखना, किसी भी स्फेरिकल मिरर का फोकस और फोकल लेंथ फिक्स होता है एंड फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ध्यान रखना, हर रे जो कि पैरेलल गिरती है पैराक्सियल के, वो फोकस से पास हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी? आप इस कंसेप्ट को नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ बनाते हैं। मान लीजिए ये पहली प्रॉब्लम हम देखते हैं। एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ क्या है बच्चों? f, और प्रिंसिपल एक्सिस से f डिस्टेंस की दूरी पर ही एक रे जो है इंसिडेंट हो रही है और क्वेश्चन सिंपल सा है, बताओ आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर इट विल पास, मतलब वो कहां से पास होगी। फॉर श्योर फोकस से तो पास नहीं होने वाली है बिकॉज दिस इज नॉट पैराक्सियल रेज। देख लीजिए काफी डिस्टेंस है, जितनी फोकल लेंथ है उतनी डिस्टेंस पर ही गिर रहा है। सो दिस इज नॉट अ पैराक्सियल रेज। तो वो फॉर श्योर ये बात तो तय है कि वो अपने फोकस से पास तो नहीं होगी। चलो देखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे सिंपल। मान लीजिए बच्चों ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से नॉर्मल बनाते हैं बच्चों। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो आपको पता ही है ये थीटा एंगल से पास कर जाएगी। सो दिस पॉइंट इज लेट्स से ए, ये एंगल थीटा से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। क्लियरिटी एकदम? अब बच्चों थोड़ी सी फाइन कैलकुलेशन करते हैं। ये डिस्टेंस हमें पता है, जनरल कैलकुलेशन क्या है बच्चों इसकी? r-r/2 cos थीटा। सो बेसिकली अगर मैं थीटा निकाल लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। और ये थीटा बच्चों निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये डिस्टेंस कितना होता है बच्चों? रेडियस विच इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज फॉर श्योर। ये मैंने पहले बता दिया है। f is r/2 fix, so r is 2f fix। ये r है, that means this is 2f and this is f। ये डिस्टेंस है f, ये डिस्टेंस है 2f। ये परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो। हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है। कौन सा फंक्शन लगा दूं? साइन थीटा क्या होता है बच्चों? जल्दी बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज f अपॉन में 2f, f से f गया मतलब हाफ, तो थीटा कितना आ गया बच्चों? 30 डिग्री। अब कुछ नहीं है, 30 डिग्री यहाँ पे पुट करो, यू विल गेट द रिजल्ट। देखिए कितना सिंपल। एक और ऐसा ही प्रॉब्लम, एक मिरर है जिसका रेडियस दे दिया इस बार 5 मीटर। रेडियस है 5 मीटर। लेट्स इसका सेंटर मार्क कर लेता हूं लाइक दिस। वही सेम प्रॉब्लम है बच्चों, सेम प्रॉब्लम। ये थीटा, सो ये थीटा से ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ये डिस्टेंस हमें निकालना है और बाकी डिस्टेंस हमें पता ही है कितना होता है बच्चों? कितना होता है? r-r/2 cos थीटा। क्लियर एकदम? वो कह रहा है कि एक रे 3 मीटर की ऊंचाई से जा रही है। सोचो, पैराक्सियल तो नहीं, 3 मीटर की दूरी पे जा रही है। ये दिस इज 3 मीटर, ये 3 मीटर है, 5 मीटर है, थीटा निकाल लो। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चों? साइन थीटा लगाओ, सिंपल। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर विच इज 3 अपॉन में 5। और देखो 3 अपॉन में 5 एक स्पेशल फंक्शन है बच्चों, 37 डिग्री। याद करो, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5। याद आ गया है? तो दैट मीन्स थीटा कितना है बच्चों? 37 डिग्री। और इस 37 को यहाँ पे पुट करो 4/5 एंड यू विल गेट द सिंपल रिजल्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी एकदम? तो इस तरीके से बच्चों टाइम पास प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइन कन्वेंशन के बाद हम मिरर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। बच्चों साइन कन्वेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझ लो, आपको पूरी ऑप्टिक्स अच्छे से आती है और साइन कन्वेंशन नहीं आते हैं ना, बेकार है, यूजलेस है।
कोई फायदा नहीं है उसका। पूरी ऑप्टिक्स आती है, साइन कन्वेंशन नहीं आता, यूजलेस है। बिना साइन के आप ऑप्टिक्स के साथ डील नहीं कर सकते। और जो मैं बताने जा रहा हूं बच्चों साइन कन्वेंशन, वो बिल्कुल ऐसे समझ लो थ्रू आउट ऑप्टिक्स फिक्स रहेगा। चाहे आप रिफ्रैक्शन में चले जाओ, चाहे आप लेंसेज पढ़ लो, चाहे आप उनके कॉम्बिनेशन पढ़ लो, चाहे हम आखिरी में पढ़ेंगे टेलीस्कोप वगैरह, वहां पर भी सेम फिक्स है साइन कन्वेंशन। तो बहुत ध्यान से इन साइन कन्वेंशन को सीख लो बच्चों। ध्यान रखना बच्चों, मान लो हम मिरर, अभी फिलहाल मिरर पढ़ रहे हैं, तो लेट्स से मैं एक कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल लेता हूं इस तरीके से। ये रहा बच्चों, सॉरी कनकेव मिरर, ये रहा बच्चों पोल, ठीक है। सबसे पहले बच्चों ये देखो इस पर लाइट कैसे गिर रही होगी, हर जगह से गिर रही होगी बच्चों, ऐसे भी लाइट गिर रही होगी और ऐसे भी लाइट गिर रही होगी। काम की लाइट कौन सी होगी, काम की रेज कौन सी होगी? काम की रेज मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेज वगैरह बना है। तो कॉमन सेंस है, जो ये पॉलिश सरफेस पर रे गिर रही होगी उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। तो बच्चों काम की रेज हमारी हुई ये। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है एकदम, कोई डाउट नहीं है बच्चों। इसमें तीन चीजें मेजरली आपको मिलेंगी, U, V और F। इन तीनों में रिलेशन भी हम बनाएंगे। U होता है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F होता है फोकल लेंथ एंड V होता है बच्चों इमेज डिस्टेंस। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहली चीज दिमाग में सेट कर लो, क्या बोला मैंने? ऑल द डिस्टेंसेस, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे के सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे, पोल से। पहली चीज मतलब कि पोल को मान लो ओरिजिन, पोल को हमने क्या मान लिया? ओरिजिन। अरे जब यहीं से ही कैलकुलेशन हो रही है ना, इसलिए बोल दिया मैंने। पोल को मान लो बच्चों ओरिजिन, और जिधर जाए काम की रेस वो डायरेक्शन बच्चों पॉजिटिव, उससे अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, खत्म। और कुछ नहीं, ध्यान रखना। जिधर जाए काम की रेज वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उससे अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। बच्चों कहने का क्या मतलब है? मान लो बच्चों आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। अब पोल से ऑब्जेक्ट तक जाने पर मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से ऑब्जेक्ट तक जाने पर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ पोल से ऑब्जेक्ट तक कैसे जा रहे हो बच्चों आप यू मेजर करने के लिए? अलोंग द काम की रेज या अपोजिट टू द काम की रेज? बच्चों अपोजिट टू द काम की रेज। तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों होगा नेगेटिव। मान लो कहीं वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे मेजर करने जाओगे तो बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर बच्चों फोकल लेंथ की बात करते हैं। इसका फोकस कहीं यहां पे होगा। अब पोल से फोकल लेंथ मेजर करने जाओगे तो बच्चों वो अपोजिट टू द काम की रेस, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे जा रहे हो, विच इज नेगेटिव। दैट मींस कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। रटने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, रटने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है अपने को। तो अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। बच्चों मान लो इमेज कहीं यहां पर बनी, तो अगर इमेज डिस्टेंस के लिए यूं जा रहे हो तो नेगेटिव, और अगर इमेज कहीं यहां बनी तो इमेज डिस्टेंस के लिए यूं जा रहे हो तो बच्चों पॉजिटिव। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। पोल को मान लो ओरिजिन, जिधर जाए काम की रेज वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उससे अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, काम हो गया खत्म। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, रटने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। अगर हम बात करें बच्चों कन्वेक्स मिरर की, तो मान लीजिए मिरर इस तरीके से है बच्चों, लाइक दिस। अब क्योंकि आपको पता ही है कन्वेक्स मिरर कैसा मिरर है बच्चों? डाइवर्जिंग। कनकेव मिरर कैसा मिरर है बच्चों? कन्वर्जिंग। ये रेज को कन्वर्ज करता है, और ये रेज को क्या करता है बच्चों? डाइवर्ज करता है। ये रेज को क्या करता है बच्चों? डाइवर्ज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो इसका फोकल लेंथ कहीं यहां पर होगा, इसका फोकस कहीं यहां पर होगा। तो देखिए फोकल लेंथ की कैलकुलेशन के लिए हम अलोंग चलते हैं। फोकल लेंथ की कैलकुलेशन के लिए हम अलोंग द काम की रेस चलते हैं, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। दैट मींस कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक बात है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन रटने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। पोल को मान लो ओरिजिन, जिधर जाए काम की रेस वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उससे अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, एंड ऑल द कैलकुलेशंस आर डन फ्रॉम द पोल। पोल से मेजरमेंट होगी।
अच्छा भैया, लेफ्ट एंड राइट का तो हमें समझ में आ गया, और राइट इसका ऊपर नीचे का तो सिंपल है बच्चों। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेना। बाकी यू कैन चेंज इट एनी टाइम, बाकी मैं स्टैंडर्ड आपको बता रहा हूँ। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। आई होप आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको बच्चों आप नोट करें। अब हम मिरर फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब साइन कन्वेंशन के बाद बच्चों अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करते हैं, जो कि है बच्चों मिरर फॉर्मूला। ड्राइव करेंगे अच्छे से, उसमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना सीखेंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, तो हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। लेकिन वहीं स्फेरिकल मिरर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। स्फेरिकल मिरर क्योंकि अपने रेडियस की वजह से, स्फेरिकल मिरर के केस में जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरी करते हो बच्चों, वैसे वैसे इमेज डिस्टेंस वेरी होता है इन एन आर्बिट्ररी फैशन। अब कैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और उसका फोकल लेंथ या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर संबंधित हैं, उसको हम जरा सीखते हैं बच्चों। एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करेंगे और सीखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से सीखो। जैसे मान लो बच्चों मैं एक कनकेव मिरर ले लेता हूं, ठीक है। मैंने एक यहां पर कनकेव मिरर बना लिया है। नाउ मैंने यहां पर एक कनकेव मिरर बना लिया है। इसका पोल लेट से यहां पर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा बच्चों। ये मैंने नॉर्मल डाल ही दिया है, क्लियरिटी है एकदम। और हम पैराएक्सियल रेज पढ़ रहे हैं तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मान लो बच्चों ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और रे डायग्राम हम बनाते हैं। सो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है, मान लो एक रे यहाँ पर ऐसे गई, थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद वो थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट बैक भी करेगी, और यहाँ पर बच्चों बन गई अपनी इमेज। ठीक है बच्चों, क्लियर है एकदम, कोई डाउट नहीं है। अब बच्चों मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। अब जो क्योंकि दिखाने के लिए एंगल वगैरह बहुत बड़े बनाए गए हैं और ये एमपी डिस्टेंस आपको बहुत बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि ये एंगल वगैरह वेरी वेरी स्मॉल है, मतलब रेज बहुत नजदीक गिरी है। इसका मतलब ये एम जो है पोल के बहुत नजदीक है। दैट मीन्स अगर हम बात करें फॉर पैराएक्सियल रेज दिस एमपी इज नेग्लिजिबल। एमपी क्या होगा बच्चों, बिल्कुल जीरो होगा। एमपी क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा। मतलब कि पहले ऊपर ही लिख देता हूं, फॉर पैराएक्सियल रेज दिस एमपी क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल। दैट मीन्स एम कोइंसाइड्स ओवर पी। दैट मीन्स चाहे आप कैलकुलेशन पी से कर लो या एम से कर लो, बात तो एक ही है। चाहे आप कैलकुलेशन पोल से करो या एम से करो, बात तो एक ही है। क्योंकि हम पोल से करते हैं कैलकुलेशन, इसलिए मैं कह रहा हूं पी से करो या एम से करो, बात तो एक ही है। क्योंकि एम लगभग पी पर क्या कर रहा है बच्चों, कोइंसाइड। यहां नहीं दिख रहा है क्योंकि एंगल वगैरह बहुत बड़े बनाए गए हैं, वो अलग चीज है। क्लियर है बच्चों। अब सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। मान लो इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लेते हैं बच्चों, इसको गामा मान लेते हैं। इसके बाद बच्चों यहां से फटाफट से टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा की वैल्यू निकालो बच्चों। तो टेन अल्फा कितना होगा, जल्दी बोलो यहां से। टेन अल्फा इस ट्राइंगल से टेन अल्फा am अपॉन में om। टेन अल्फा क्या होगा बच्चों, am अपॉन में om, और वो नियरली अल्फा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होता है, एंगल वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो साइन थीटा और टेन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा होता है, वाइल कॉस थीटा इज 1। यहाँ पर ये जो अल्फा, थीटा, बीटा, गामा है, ये क्या है बच्चों, वेरी वेरी स्मॉल फॉर पैराएक्सियल रेज। क्लियर है। और मैं लिख रहा हूं एम से, आप समझ लेना पी से, क्योंकि एम और पी लगभग क्या है बच्चों, सेम। एम पी पर लगभग क्या कर रहा है बच्चों, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है। अब फटाफट से टेन बीटा बोलो, जल्दी बोलो टेन बीटा, जल्दी बोलो। टेन बीटा क्या होगा बच्चों, ए एम अपॉन में एम सी। टेन बीटा क्या होगा बच्चों, ए एम अपॉन में एम सी, नियरली इक्वल्स टू व्हाट, बीटा। इन द सेम मैनर बच्चों गामा बोलो, टेन गामा क्या होगा बच्चों, ए एम अपॉन में आई एम एंड नियरली इक्वल्स टू व्हाट, गामा। ये कैलकुलेशन हमने कर ली। अब बच्चों फटाफट से ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो, कौन से वाला, ऊपर लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ओ सी ए देखो, एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी लग रही है बच्चों। दैट मींस अल्फा प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू बीटा, अल्फा प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, बीटा। फर्स्ट इक्वेशन। इन द सेम मैनर इन ट्राइंगल CAI देखो बच्चों, CAI देखो, अगेन प्रॉपर्टी लग रही है, वो क्या लग रही है, बीटा प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, गामा। बीटा प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, गामा। अब मुझे यहां से थीटा उड़ाना है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो।
थीटा उड़ाना है तो बच्चों दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 2 कर दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, अल्फा माइनस बीटा बराबर बीटा माइनस गामा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, थीटा यहां से उड़ जाएगा। तो बच्चों देखो क्या हो गया अब क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस गामा बराबर ट्वाइस ऑफ बीटा। ये अल्फा बीटा और गामा में एक हमने रिलेशन बना लिया, बिल्कुल इजी। अब फटाफट से कुछ नहीं करना है आपको, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उठानी है और यहाँ पर डालनी है। जल्दी बोलो बच्चों, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, am अपॉन में om प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, am अपॉन में mi बराबर 2। बीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, am अपॉन में mc। तो देखो बच्चों am से am कट गया। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे OM या फिर OP ये क्या है बच्चों, U। उसके बाद MI या IP वो क्या है बच्चों, V। उसके बाद MC या फिर CP क्या है बच्चों, R। बात समझ में आ रही है, क्लियरिटी है, विच इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, बार बार नहीं बोलूंगा। F बराबर R/2, F बराबर R/2। यहां पर सारी वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, बिना साइन के पुट करेंगे अभी फिलहाल। 1/u प्लस 1/v बराबर 2/r, R/2 इज f, तो 2/r क्या होगा, 1/f। तो क्या बन गया बच्चों, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेकिन बच्चों ये जनरलाइज नहीं है। क्यों ये जनरलाइज नहीं है, क्योंकि इसमें साइन नहीं डाला है। ध्यान रखना, ऑप्टिक्स में सोल्यूशन निकालो पहले आप, नॉर्मल कैलकुलेशन करो बच्चों। आप नॉर्मल कैलकुलेशन से रिजल्ट निकाल दिया, लेकिन ये रिजल्ट बच्चों जनरलाइज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको साइन के साथ आप डालो। अब हम इसको तीनों चीजों को साइन के साथ डाल देते हैं तो ये जनरलाइज हो जाता है। क्लियर। अब हम u की बात करेंगे तो बच्चों u कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। v भी कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। f भी कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। तो मतलब तीनों में जब आप नेगेटिव 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 डालते चले जाओगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, रिजल्ट यही आ जाएगा। दैट मींस आफ्टर साइन कन्वेंशन ऑल्सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, एंड दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। पहली चीज इससे रिलेटेड, this relation is only valid for para-axial rays, पहला point। all the calculations will be done from pole, सारी calculation pole से की जाए। while using this relation, use proper sign convention in the two known quantities and you will get the third quantities with the sign, and that sign will tell you the nature। साइन आपको नेचर के बारे में बताएगा। जनरली वो आपसे v कैलकुलेट करवाता है, u और f आपको गिवन होता है। ध्यान रखना, while using this relation use proper sign convention। अब आप कहोगे सर साइन तो हमने डाल दिया। अरे साइन आपने किसके लिए डाला है, एक केस के लिए डाला है, इसको जनरलाइज किया है। अलग अलग केस हो सकते हैं ना, कन्वेक्स मिरर भी इसमें आएगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है, इमेज उधर भी बन सकती है, देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस। समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, जो भी दो चीजें गिवन हो, जनरली वो u और f ही गिवन होता है, v आपसे निकलवा लेता है। u और f गिवन होता है, v आपसे निकलवा लेता है। u और f गिवन होता है, v आपसे निकलवा लेता है। तो v हम यहां से निकाल भी लेते हैं, बाकी यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/v क्या आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, uf, u माइनस f। उल्टा कर दोगे तो v बराबर बच्चों uf अपॉन में u माइनस f। v क्या आ गया, uf अपॉन में u माइनस f। v क्या आ जाएगा, uf अपॉन में u माइनस f। साइन के साथ डालना है, u भी साइन के साथ डलेगा, f भी साइन के साथ डलेगा, v अपने आप साइन के साथ आएगा और v का साइन आपको v का नेचर बताएगा कि भैया वो रियल है या वर्चुअल। रियल कब आएगी खुद सोचो, जब रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन यूं जाएंगी तो एक रियल इमेज बनाएगी। बात समझ में आ रही है। दैट मीन्स अगर v नेगेटिव आया, अपने मिरर के केस में अगर v नेगेटिव आया तो उसका नेचर कैसा होगा बच्चों, रियल। और अगर v पॉजिटिव आ गया बच्चों तो उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। u का तो आपको पता ही है, u नेगेटिव तो रियल, u पॉजिटिव तो वर्चुअल, ये तो आपको पता ही है। ध्यान रखना बच्चों, दोनों चीजें साइन के साथ डालो, इसमें थर्ड चीज अपने आप साइन के साथ आएगी। उसका साइन आपको उसका नेचर भी बताएगा। v नेगेटिव मतलब रियल, v पॉजिटिव मतलब वर्चुअल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या ये फॉर्मूला क्लियर है एकदम, इसको आप नोट करें, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ करते हैं और वो जो मिरर फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना सीखते हैं। देखिए कुछ प्रॉब्लम है बच्चों, तीन ऊपर कॉन्केव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है।
सारे केसेस मैंने यहाँ पे ले लिए हैं बच्चों। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है और ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, वी वो पूछ रहा है। तो हमें पता ही है बच्चों वी क्या होता है अपना यू एफ अपॉन में यू माइनस एफ, लेकिन ध्यान रखना साइन के साथ। u क्या लिया जाएगा बच्चों, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है रे ऐसे जा रही होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उल्टा मेजर होगा तो u क्या होगा बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करने में यहाँ पे लिख लिया करो। u क्या होगा बच्चों -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो आपको पता ही है नेगेटिव ही होती है कॉनकेव की। यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो बच्चों देखो ऊपर की चीज क्या हो जाएगी, ऊपर की चीज पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो कितना हो जाएगा 300 अपॉन में u नेगेटिव है -30 माइनस ऑफ -10, माइनस ऑफ -10, फोकल लेंथ भी नेगेटिव तो प्लस, तो -30 प्लस 10, -30 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 20। इसको जब आप सॉल्व करोगे -15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। -15 सेंटीमीटर बच्चों आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इमेज बनेगी और v के साथ माइनस साइन बता रहा है रियल इमेज बन रही है। v के साथ माइनस साइन बता रहा है रियल इमेज बन रही है। यहाँ पे चलो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा होगा अपना, यहाँ पर क्या रहा होगा बच्चों u कितना है, अगेन यहाँ पर u कितना होगा बच्चों -20, f कितना होगा -40, अगेन v में डालेंगे बच्चों u f अपॉन में u माइनस एफ, ऊपर की टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव कितना आ जाएगा 800 अपॉन में नीचे u माइनस एफ, -40 माइनस ऑफ सॉरी -20, u -20 है, -20 फिर माइनस माइनस +40 तो 40 -20 प्लस आएगा, इस बार नीचे आएगा 40 -20 विच इज 20, तो आंसर 40 सेंटीमीटर +40 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, +40 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक बात है, आना भी था। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा बच्चों। फोकस देख लो क्या है 40 सेंटीमीटर, फोकस देख लो क्या है बच्चों 40 सेंटीमीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही, रेडियस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है। इसका मतलब कुछ इस तरीके से रे ऐसे गिरी होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे गई होगी, सो इमेज कहीं यहाँ बनेगी। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। इस केस में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। यहाँ पर देखो कनकेव मिरर ही है, फोकल लेंथ 20 मतलब f -20। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है बच्चों, ये मैंने बता दिया था पहले ही, ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है रियल भी हो सकता है बच्चों, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है वर्चुअल भी हो सकता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों रियल सॉरी वर्चुअल, तो u कितना होगा बच्चों -60, f कितना है बच्चों, f कितना है बच्चों सॉरी u कितना होगा +60, तो f कितना है बच्चों -20, सो v निकालेंगे uf, ऊपर की चीज इस बार नेगेटिव होगी तो माइनस में 60 इंटू 20 लिख देता हूं, अपॉन में u माइनस एफ, अपॉन में u माइनस एफ। u कितना है बच्चों 60 माइनस माइनस प्लस, तो नीचे बच्चों प्लस आ जाएगा 60 + 20 विच इज 80, तो -60 इंटू 20 अपॉन में 80, सो बच्चों ये आ गया कितना -30 सेंटीमीटर। मतलब कि रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। आप सोचना जरा कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन सकती है क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन सकती है क्या, ये आपको सोचना होगा। बाकी जब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको सब समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने सारे केस यहाँ पर ले लिए, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। सोचना ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी कि नहीं। ये कॉन्वेक्स मिरर का ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर u क्या होगा बच्चों, रे ऐसे गिर रही होगी, सो u के लिए तो अगेन अपोजिट ही जा रहे हो, u क्या होगा बच्चों -20, लेकिन इस बार f कितना हो जाएगा बच्चों +20, क्योंकि फोकल लेंथ के लिए अलोंग जा रहे हो। तो लगाएंगे v, तो क्या आ जाएगा uf अपॉन में u माइनस एफ, तो ऊपर की चीज बच्चों नेगेटिव आने वाली है, -20 इंटू 20 अपॉन में u माइनस एफ, कितना u माइनस एफ, u कितना है -20, u कितना है बच्चों -20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी u कितना है बच्चों -20 और फोकल लेंथ प्लस ही है, तो -20 -40 हो गया बच्चों, माइनस से माइनस कट गया, तो कितना आ गया बच्चों -10 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों, वर्चुअल इमेज, माइनस साइन ओ सॉरी यस माइनस रियल इमेज, माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों
एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। u कितना है -20, f कितना है 20, तो ऊपर की चीज uf तो नेगेटिव आएगी, बिल्कुल ठीक बात है, uf नेगेटिव आएगी। नीचे की चीज -20, u की जगह -20, और f कितना है बच्चों 20, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आ रहा है, सॉरी दिस आंसर इज प्लस, माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस। v कितना आ गया +10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है बच्चों, वर्चुअल इमेज। और आपको पता ही है इसके केस में हमेशा इमेज कैसी बनती है बच्चों, वर्चुअल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैंने सारे फॉर्मूले जो है अप्लाई करने सिखा दिए हैं आपको, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने सिखा दिया है, ऑलमोस्ट सारे केसेस ले लिए हैं। लेकिन जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तब इन चीज़ों की और अच्छे से आपको क्लियरिटी होगी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात करेंगे, लाइक मैग्निफिकेशन पे हमारी बात होगी, और अपने केसेस, डिफरेंट केसेस पे हमारी बात होगी, और मोस्ट प्रोबेबली हम ग्राफ पर भी उसी लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।